वेलकम टू जेनिक एजुकेशन G28 सीरीज। तो जैसे कि आप सबको पता है हमारे यहाँ पे 3 सीरीज चल रही पैरेलल में G28, जी कोर और जी स्कोर। तो जी स्कोर के सेशन सबसे पहले हमारा G28 का यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसका प्रीमियर चलता है सुबह 9 बजे। फिर वहां पे कोर के और स्कोर के सब्जेक्ट्स और लेक्चर्स आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में? बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लाइन इंटीग्रल कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे। तो हमने ऑलरेडी ये एपिसोड नंबर 22 है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अंडर G28। ऑलरेडी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं? लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी बचा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और दूसरा आपका कैलकुलस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका कल तक खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा कौन सा लास्ट पार्ट, दैट इज कैलकुलस। ओके, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखे थे लास्ट टाइम। तो एक क्वेश्चन हमने देखा था जो सीआर इक्वेशंस के रिलेटेड था। फिर दूसरा लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन देखा था वो मिलने थॉमसन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हम लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन की डिस्कशन करने वाले हैं। और जो कल लास्ट लेक्चर आएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम एंड कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कभी भी जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के केस में हमें कॉम्प्लेक्स डोमेन में लाइन इंटीग्रल फाइंड करना हो तो अप्रोच क्या रहती है वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऐप में अपलोड हो गया होगा और वहां पे ये NAT टाइप क्वेश्चन था, ये MCQ या MSQ नहीं था। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं यहां पे। तो सबसे पहले जब भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में या कॉम्प्लेक्स डोमेन में जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, वहां पे जब भी लाइन इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है तो हमेशा पाथ स्पेसिफाई किया हुआ होगा। पाथ स्पेसिफाई किया हुआ होगा। अगर पाथ स्पेसिफाइड नहीं है तो आप वो लाइन इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब भी हमें लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये आना चाहिए कि अलोंग विच पाथ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी नोन टू अस। ओके, तो यहां पे जैसे कि यहां पे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, क्या बोला है? इवेल्युएट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल किसका? 3xy + iy² dz along the straight line joining z is equal to I to z is equal to 2 - i। तो यहां पे जो इंटीग्रेशन का पाथ है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कौन सी है? जो इन दो पॉइंट्स को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। मतलब वो स्ट्रेट लाइन जो इन दो पॉइंट से क्या हो रही है? पास हो रही है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है हमें। ये आई, लेटर से हम इस इंटीग्रेशन को बोल देते हैं आई। ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो फिर देखते हैं कि इस टाइप के जब भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इंटीग्रेशन दिए होंगे, जब भी हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का लाइन इंटीग्रल फाइंड करना हो तो अप्रोच क्या रहेगी वो हम देखेंगे। तो देखिए यहां पे आपको दो वेरिएबल यहां पे दिख रहे हैं, x और y। ओके, यहां पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, x और y। तो देखो जब भी हमें क्या निकालना है? लाइन इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस। ये एक क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ओके, तो इस केस में सबसे पहला अप्रोच ये होगा कि यहाँ पे जो दो यहाँ पे जो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y, पूरे इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो x में या तो y में। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन का तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इस पूरे इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। यहां पे दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं x और y, तो इस पूरे इंटीग्रेशन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने पड़ेगा, y में या x में। और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए क्या रिलेशन यूज करेंगे? वो रिलेशन हमें मिलेगा जो यहाँ पे इंटीग्रेशन का पाथ दिया हुआ होगा। वो जो इंटीग्रेशन का पाथ है उसके कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके हम क्या करेंगे? इस पूरे इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, जैसे कि यहां पे क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो वो हम उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y और x के फॉर्म में आएगा। उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को यूज करके हम पूरे इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलो चलो अभी यहाँ पे z क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और उसको जनरली हम कैसे लिखते हैं? z = x + iy, जहां पे x क्या है? z का रियल पार्ट, y क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो dz क्या होगा? dx + I dy। क्या होगा? dx + I dy। ओके, मतलब dz की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे? dx + I dy। और अभी हमें क्या चाहिए? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, क्योंकि हमको इस पूरे इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले इसकी हम जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं और जो स्ट्रेट लाइन दी गए हैं इनको हम ज्योमेट्रिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो चलो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करते हैं।
z वेरिएबल में, ये मेरा क्या रियल एक्सिस, ये मेरा क्या होगा इमेजिनरी एक्सिस, और ये क्या है z प्लेन, क्या है मेरा z प्लेन। ओके, तो कहां स्ट्रेट लाइन कहां से कहां जा रही है, z इज इक्वल टू आई टू z इज इक्वल टू 2 माइनस आई, तो z इज इक्वल टू आई कहां पे आएगा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे, ये मेरा z इज इक्वल टू आई। ओके, z इज इक्वल टू ये क्या है आई है, z इज इक्वल टू आई, और z इज इक्वल टू 2 माइनस आई कहां पे जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट क्या है नेगेटिव है, तो कहीं यहां पे आएगा z इज इक्वल टू 2 माइनस आई। इन दो पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है उसके अलोंग हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइन इंटीग्रल कहां से सॉल्व करना है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग z इज इक्वल टू आई टू z इज इक्वल टू 2 माइनस आई। इसका मतलब हमें डायरेक्शन, हम कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे, फ्रॉम z इज इक्वल टू आई टू z इज इक्वल टू 2 माइनस आई। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर इतनी बात। या अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता अलोंग द लाइन जॉइनिंग z इज इक्वल टू 2 माइनस आई टू z इज इक्वल टू आई, तो लाइन का इक्वेशन तो सेम ही बनता, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती यहाँ पे उल्टी हो जाती, इसका मतलब इंटीग्रेशन में लिमिट्स उल्टे हो जाते हैं। ओके, या तो हम ऐसे भी देख सकते हैं इस चीज को कि इंटीग्रेशन में लिमिट्स देखो कहां से आई से 2 माइनस आई, इंटीग्रेशन के लिमिट्स देखो कहां से कहां तक है आई से 2 माइनस आई, मतलब हम इस लाइन पे इस पाथ पे चलेंगे कौन सी डायरेक्शन में, फ्रॉम आई टू 2 माइनस आई। क्लियर इतनी बात। चलो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाते हैं। तो इसको अगर मैं इस पॉइंट को अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखूं तो ये पॉइंट क्या होगा मेरा, इसका रियल पार्ट क्या है 0, मतलब 0,1, इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, मतलब आई का कोएफिशिएंट। इस पॉइंट को अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या होगा 2,-1। ओके, 2,-1। ओके, चलो तो कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट हो आप उसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख सकते हो। ऑर्डर्ड पेयर में जो ये पहला एलिमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स पॉइंट का रियल पार्ट, और दूसरा एलिमेंट ये दूसरा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स पॉइंट का इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स मुझे मिल गए 0 और 1, 2 और -1। इसका यूज करके मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखता हूं। लेटर से मैं इसको बोल देता हूं x2 y2, और इसको लेटर से हम बोल देते हैं x1 y1। ओके, x1 y1, ये मेरा कौन सा पॉइंट है x2 y2, ये मेरा कौन सा पॉइंट है x1 y1। तो चलो हमें यहाँ पे अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता हो और एक कोई पॉइंट पता हो जिस पॉइंट से वो स्ट्रेट लाइन पास हो रहा हो, या तो हमें अगर एटलीस्ट दो पॉइंट पता है जिससे वो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है तो भी हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्लोप तो नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो पता है कि कौन से दो पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, तो हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और स्लोप क्या होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, और y1 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या होगा m इज इक्वल टू y2, यहाँ पे मैंने किसको लिया है 1 को, ओके, और y1 किसको लिया है -1 को, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1, तो 1 + 1। यहाँ पे x2 क्या है मेरा 0 और x1 क्या है 2, तो ये क्या हो गया स्लोप हो गया -1। ओके, स्लोप हो गया -1। तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू -x प्लस c, और c क्या होता है y इंटरसेप्ट। इसको अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट का यूज करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब दोनों पॉइंट इस लाइन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जब x बराबर 0 है तो y क्या है 1 है, तो मुझे c यहां से मिल जाएगा, c बराबर 1, तो y का इक्वेशन क्या मिला, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिला y माइनस एक्स प्लस 1। इस पॉइंट को यूज करके भी आप फाइंड कर सकते हो, फिर भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सेम ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो y बराबर क्या आया -x प्लस 1। तो मुझे बताओ dy क्या होगा, dy बराबर क्या होगा -dx, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। तो dy बराबर क्या आ गया -dx, dy बराबर क्या आ गया यहां पे -dx। ओके, तो dy बराबर -dx। तो चलो आगे हम डिस्कशन करते हैं। तो dz की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dx प्लस आई dy, dz की जगह क्या लिख सकते हैं dx प्लस आई dy, और उसको किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें dy और dx के बीच में भी रिलेशन मिल गया, y और x के बीच में तो रिलेशन मिल ही गया, dy और dx के बीच में भी रिलेशन मिल गया। ओके, तो चलो हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। अभी यहां पे इसको मैं मिटा देता हूं जो मैंने z प्लेन ड्रॉ किया था, क्योंकि उसकी अभी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं कर देता हूं। ओके, तो देखिए क्या होगा
अभी मैं इंटीग्रेशन को फिर से यहां पे रीराइट करता हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे इक्वेशन को x वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूंगा, आप y वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 3x और y को किससे रिप्लेस कर दूंगा, माइनस एक्स प्लस वन प्लस आई प्लस क्या है i, y स्क्वायर, y क्या है माइनस एक्स प्लस वन स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। ओके, और dz की जगह पे क्या लिखेंगे, dx प्लस आई dy, और dy की जगह क्या लिखेंगे, माइनस dx, तो क्या हो जाएगा dx इंटू वन माइनस आई, dx इंटू वन माइनस आई। ध्यान से देखो, dz क्या है, dx प्लस आई dy, dy की जगह लिखो माइनस dx, dx को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, i माइनस वन, जो कि मैंने यहां पे लिखा और साथ में क्या लिख दिया, dx लिख दिया। तो सिंपल, अब ये जो पूरा इक्वेशन बन गया सिंगल वेरिएबल में बन गया x में, और इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या लिखेंगे वो देखो। ओके, तो देखो ये वाला जो पॉइंट था z इज इक्वल टू आई, इसका रियल पार्ट क्या है, जीरो है, तो मतलब, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, z का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट जीरो है तो मतलब x की लोअर लिमिट क्या होगी, जीरो। ओके, अभी x की अपर लिमिट की बात करें तो i से 2 माइनस आई तक जा रहे हैं, 2 माइनस आई पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का रियल पार्ट क्या है, 2, और x भी क्या है यहाँ पे 2। ओके, और x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, z का रियल पार्ट, तो x की अपर लिमिट क्या होगी, 2। ओके, तो आप क्या करोगे, अगर इस इक्वेशन को y वेरिएबल में कन्वर्ट करते हो तो फिर y के अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स क्या होंगे, तो देखो कि जो z पॉइंट है, यहाँ पे जो z का लोअर लिमिट है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट है 1, तो y का लोअर लिमिट क्या होगा 1। z कहां से जा रहा है, i से 2 माइनस आई तक जाना है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस वन। ठीक है, तो जो z का अपर लिमिट है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस वन, तो y का क्या होगा, अपर लिमिट क्या होगा, माइनस वन। सिमिलरली x का अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट होगा 0 और अपर लिमिट क्या होगा 2। ये दोनों लिमिट्स हमें कहां से मिली, कॉम्प्लेक्स पॉइंट से। कॉम्प्लेक्स पॉइंट के देखो रियल पार्ट के अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, वही यहाँ पे रियल पार्ट के क्या होंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, क्योंकि हमने इस पूरे इक्वेशन को रियल पार्ट वाले वेरिएबल में x में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अभी सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 1 माइनस आई तो मेरा कांस्टेंट है, तो उसको मैं बाहर ले लेता हूं, ये मेरा 1 माइनस आई। ओके, ये क्या होगा, 3x इंटू माइनस एक्स मीन माइनस 3x स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बचेगा, उसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे माइनस 3x स्क्वायर का तो क्या बचेगा, माइनस एक्स क्यूब, क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब, प्लस 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा, प्लस 3x स्क्वायर बाय 2, क्या होगा, प्लस 3x स्क्वायर बाय 2। ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन, प्लस आई माइनस एक्स प्लस वन दी होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वन टू दी पावर 3 डिवाइड बाय माइनस थ्री, और लोअर लिमिट क्या है, 0, अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, 2 है, अपर लिमिट यहाँ पे क्या हुआ मेरा, 2 हुआ। क्लियर इतनी बात, चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आई क्या होगा, 1 माइनस आई, तो यहाँ पे क्या करो, 2 को पहले अपर लिमिट यहाँ पे रखो, क्या होगा, माइनस 8 प्लस 6 प्लस आई माइनस 2 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, -1, -2 प्लस 1 टू दी पावर 3, उसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, -1 डिवाइड बाय -3 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, i/3। ओके, क्या हो जाएगा, i/3, माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0, यहाँ पे भी x की जगह 0 रखेंगे तो 0, माइनस क्या होगा यहाँ पे i, यहाँ पे x की जगह रख दो 0 तो क्या बचेगा, -1/3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया, i/3 प्लस i/3, तो ये क्या हो गया, 2i/3, इसको हम कर देंगे डिलीट। ओके, तो ये आ गया फाइनल आंसर। तो ये सिंपली, ये क्या करना है, सिंपली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। आई को कांस्टेंट नंबर, आई क्या है, कांस्टेंट नंबर है, पहले 2 अपर लिमिट को हम रखेंगे, उसका आंसर मिल जाएगा, उसमें से क्या सबट्रैक्ट करेंगे, जो लोअर लिमिट का आंसर आएगा, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला, -8 प्लस 6 प्लस 2i/3, जो किसके बराबर होगा, i-1 इंटू -2 प्लस 2i/3। ओके, -2 प्लस 2i/3, लेकिन क्वेश्चन में देखो हमने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, इसका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, तो अगर यहाँ पे देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली क्या करोगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड फाइंड करो और उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होगा देखते हैं, चलो मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होगा देखो, चलो
मैं यहाँ पे कैलसी से सॉल्व करता हूं, तो 2/3 का पहले स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लिया, प्लस 2 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये क्या आएगा 2.108 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसका आंसर आएगा 2.98। क्या आएगा 2.98 इसका आंसर आएगा, जो आपको एंटर करना था जेनिक लाइव ऐप में, जिसमें आपको ये क्वेश्चन एक दिन पहले ही रात को मिल गया होगा। ओके, तो कॉम्प्लेक्स डोमेन में या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब भी हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, तो लाइन इंटीग्रल फाइंड करने का सबसे पहला तरीका क्या होगा, dz को dx प्लस आई डी वाई से रिप्लेस करेंगे। दूसरा, जो पाथ दिया गया होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके, मतलब जिस टाइप का पाथ हो, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो, उसके मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज करके इस पूरे इक्वेशन को या तो x में कन्वर्ट करोगे या तो y में कन्वर्ट करोगे, और जिसमें भी कन्वर्ट कर रहे हो, रियल पार्ट में या इमेजिनरी पार्ट में, उसके लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स कहां से मिलेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट के लोअर लिमिट है और अपर लिमिट, वहां से। क्लियर इतनी बात? तो आई होप इस लेक्चर में आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाइन इंटीग्रल हमें कैसे फाइंड करना है, और कॉम्प्लेक्स डोमेन में अगर लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो यहां पे तो देखो स्ट्रेट लाइन था, कभी कभी पैराबोला भी दिया गया होता है कि आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन फाइंड करना है यूजिंग द पाथ ऑफ पैराबोला, और अलोंग दी कर्व उसका इक्वेशन दिया गया होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? तो चलिए इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, फिर से हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 23 में, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला के रिलेटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लाने वाला हूं आपके लिए। तब तक सब अपना ध्यान रखिए, आप फीडबैक देते रहिए, सीरीज आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए सबको थैंक यू।